पहली सुर्खी आर्यन खान मामले से। कल हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन आज जेल से वो बाहर नहीं आ पाए। वो कौन? शाहरुख खान के बेटे आर्यन। 3 दिन की जिरह के बाद कल शाम को हाईकोर्ट ने बेल दी थी, लेकिन तब शाम होने के चलते डिटेल फैसला नहीं दिया गया। आज दिया गया, पर आर्यन खान की लीगल टीम समय रहते जेल नहीं पहुंच पाई। अब यानी 30 अक्टूबर की सुबह उनके वकील पेपर वर्क कंप्लीट कर पाए तो उन्हें रिहा करवा पाएंगे। बेल के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में कोर्ट लगाता ही है। क्या है शर्तें? एप्लीकेंट दोबारा इस तरीके के अपराध में सम्मिलित ना हो, साथ में पकड़े गए आरोपियों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करे, और एनडीपीएस कोर्ट की इजाज़त के बिना देश ना छोड़े। इसके अलावा मीडिया या सोशल मीडिया में इस केस से जुड़ी कोई भी स्टेटमेंट भी ना दे। 5वीं शर्त, बिना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताए मुंबई भी ना छोड़े। इसके अलावा हर शुक्रवार 11 से 2 के बीच एनसीबी ऑफिस में आकर हाजिरी लगानी होगी। तो ये शर्तें हैं कुल 6। बाकी और दिन भर क्या हुआ, कौन मन्नत पर गया, किसने शाहरुख के लिए क्या लिखा, वो तो आप टीवी पर और तमाम दूसरे माध्यमों में देखते ही होंगे। वैसे बेल और हाईकोर्ट से एक और मामला याद आया, मध्य प्रदेश का। ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। इंदौर में करीब 2 महीने पहले चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली की पिटाई हुई। फिर आरोप लगा कि उसके पास फर्जी आधार कार्ड था और उसने चूड़ी पहनाने के बहाने एक बच्ची से छेड़छाड़ की। बाद में पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया। अब ये मामला मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में है। जमानत पर 3 बार सुनवाई टल चुकी है। आरोपी तस्लीम अली 63 दिन से जेल में है। लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि एक मामला जिसमें मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, तो इस तरह की जवाबी मुकदमेबाजी हुई, इस तरह का इल्ज़ाम है, उस पर भी लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। हाई कोर्ट से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर नाराजगी जताई है। कहा है कि हमारे आदेश के बावजूद खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं, ये गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य सरकार ने पटाखे पर बैन पर लापरवाही दिखाई तो हम गंभीरता से लेंगे। ये भी कहा कि हमने सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी है, बाकी और पटाखे बैन हैं। कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रेशन लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं हो सकता। ये भी कहा कि ऐसी बातें आ रही हैं कि हम किसी त्यौहार के खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पटाखों पर बैन किसी त्यौहार को लेकर नहीं है। गनीमत है कोर्ट है तो उसे कोई खुलेआम हिंदू विरोधी नहीं कह सकता, वरना कोई व्यक्ति इस तरह का बयान दे, कोई सेलिब्रिटी कहे कि से नो टू क्रैकर्स, तो तुरंत उसकी लानत मलानत शुरू कर देते हैं कुछ लोग। अगली खबर दुखद है। मशहूर कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की आज हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गई। बेंगलुरु में विक्रम हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया हार्ट अटैक के बाद, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जब वो लाए गए तब नॉन रिस्पॉन्सिव थे, यानी पहले ही दिल की गति रुक चुकी थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 46 साल के थे। पूरे प्रदेश में और देश में जो उनके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके बीच शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। पुनीत राजकुमार में जो राजकुमार नाम है वो शायद आपको कुछ याद दिला रहा हो। इनके पिता राजकुमार मशहूर महान अभिनेता थे। ये वही राजकुमार हैं जिन्हें चंदन तस्कर वीरप्पन ने बंधक भी बना के रखा था लंबे समय तक। पुनीत राजकुमार की बात करें तो महज 10 साल के थे ये जब इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था एक फिल्म के लिए। बाकी पुनीत राजकुमार की मृत्यु और उनके सिने वर्क से जुड़ी खबरें आप ललन टॉप सिनेमा पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सुर्खी में बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने भाजपा में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान शाह बोले तो उन्होंने मोदी और योगी सरकार की सफलताएं गिनाने के साथ साथ विरोधियों को मुगलों के बराबर भी लाकर खड़ा कर दिया। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। और मोदी जी स्वयं यहां से प्रधानमंत्री है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने नैनियाल में जाता है, मां परेशने वाली होती है। ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते। शाह का यूपी आना ऐसे वक्त में हुआ जब भाजपा योगी आदित्यनाथ को लेकर सारी असहजताओं को पीछे छोड़ चुकी है। पार्टी ने मन बना लिया है कि 2022 में विधानसभा चुनाव का चेहरा योगी होंगे और पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री भी योगी ही होंगे। और ये बात जनता के साथ साथ पार्टी काडर को भी
अच्छे से समझा दी गई है। वैसे चलते चलते एक बात और जोड़ दें, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि अब दूर दूर से दूरबीन देखने पर भी दूर दूर तक कोई भी बाहुबली, कोई भी माफिया नज़र नहीं आता है। उनका ये कहने के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर चलने लगी जिसमें अमित शाह बोल रहे थे, उनके बगल में उनके गृह राज्य मंत्री टैनी खड़े हुए थे और लोग टैनी के पुत्र जो कार चढ़ाने के कथित इल्ज़ाम को लेकर जेल में हैं उनका जिक्र कर रहे थे। सोशल मीडिया किसी को नहीं बख्शता। अगली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। आपने गृह मंत्री की बात सुनी, यूपी की बात सुनी, मुख्यमंत्री की, अब देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। वो G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त इटली की राजधानी रोम में मौजूद हैं। रोम में नरेंद्र मोदी कोविड-19 से बिगड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर चर्चा करेंगे। जब प्रधानमंत्री रोम पहुंचे तो उनका स्वागत लोगों ने, जो भारतीय मूल के लोग थे खासतौर पर, उन्होंने अपने अपने ढंग से किया। स्थानीय लोगों ने और कुछ विदेशियों ने शिव तांडव स्तोत्रम भी सुनाया। ये वो वीडियो है जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया। रोम के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी के बुलावे पर नरेंद्र मोदी जाएंगे वेटिकन सिटी 2 दिनों के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो रवाना होंगे। वहां पर नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए देशों के 26वें सम्मेलन यानी COP26 में शामिल होंगे। इस अधिवेशन में दुनिया भर के लगभग 120 देश हिस्सा लेते हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक COP26 में भारत एक क्लाइमेट जस्टिस की मांग करेगा। अब ये क्लाइमेट जस्टिस क्या है? एक अखबार से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत इस मांग को प्रमुखता से उठाएगा कि ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाले विकसित देश पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है और इस पर स्पष्टता भी होनी चाहिए। उन्हें जलवायु कोष में $100 बिलियन का सालाना निवेश भी करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि इस सालाना जलवायु मीटिंग में कार्बन एमिशन का मुद्दा हमेशा से विकसित और विकासशील देशों के बीच रार का मुद्दा बना रहता है। जितनी स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बन एमिशन उतना कम होगा। कई देश साल 2050 तक अपना कार्बन उत्सर्जन शून्य करना चाहते हैं, जिसे नेट जीरो कहते हैं, लेकिन भारत ने अभी इसके लिए हामी नहीं भरी है। जानकारों के मुताबिक भारत को ऐसा करने के लिए कोयले से चलने वाले बिजली और परंपरागत तरीके के ईंधन का इस्तेमाल रोकना होगा और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल भी करना होगा। बता दें कि 2030 तक भारत ने 450 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा हुआ है। इस संबंध में सवाल पूछने पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक भारत अपने लक्ष्य का 39% हासिल कर चुका है। 2030 तक भारत अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा।